ट्रांसफरेबल, यानी कि मेरे पास लेट से अगर 1 लाख रुपया है तो मैं कुछ पैसे प्रोडक्ट ए पे लगा सकता हूँ, कुछ पैसे प्रोडक्ट बी पे लगा सकता हूँ। अगर मैं अपने रिसोर्सेज ट्रांसफर नहीं कर सकता तो फिर ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमें कुछ नहीं बता सकता। सेकेंड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी मैंने आपको बताई कि अगर आपके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं और उसमें से आपने एक ऑप्शन को चूज कर लिया तो इसका मतलब है दूसरे ऑप्शन को छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो जो ऑप्शन आप छोड़ रहे हैं दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपया है, उस 1 लाख रुपए से मैं गोल्ड खरीद सकता हूँ या मैं उसको बैंक में रखवा सकता हूँ और बैंक मुझे 5% उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। तो अब दो ऑप्शंस में से मुझे एक ऑप्शन चूज करना है। लेट्स से कि मैं ऑप्शन चूज करता हूँ कि मैं गोल्ड खरीद लेता हूँ, तो रिजल्ट क्या हुआ, मुझे एक सेकंड ऑप्शन मैंने फोरगो कर दिया, छोड़ दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। एंड दैट वाज कि मैं अगर बैंक में रखवाता तो 1 लाख के ऊपर मुझे 5,000 रुपए इंटरेस्ट मिलना था, सो मैंने वो फोरगो कर दिया। सो दैट 5,000 इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स, जो ऑप्शन मैंने चूज कर लिया वो तो है मेरे पास, और जो ऑप्शंस मैंने फोरगो कर दिए, सेक्रीफाइस कर दिए, छोड़ दिए, उससे जो मुझे बेनिफिट मिल सकता था जो कि अब नहीं मिलेगा, दैट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, सो इसी तरह प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में भी, फ्रंटियर में भी कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स हैं। जैसे मैंने अगर प्रोडक्ट ए पे लगा दिया तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि मैं प्रोडक्ट बी को मिस कर रहा हूँ, एंड वाइस वर्सा। थर्ड वन इज एफिशिएंसी। मुझे अपनी फुल एफिशिएंसी में काम करना है। एफिशिएंसी मींस कि मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के मैक्सिमम प्रोडक्शन जो मैं ले सकता हूँ वो मैं लूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट वो ग्राफ में बताया कि पॉइंट एक्स क्या था कि जो मैं अचीव कर सकता था, लेकिन अगर मैं सिर्फ उसी को अचीव करता तो वो अंडर यूटिलाइजेशन थी। वो मेरे रिसोर्सेज की मैक्सिमम जो मैं उसको उससे बेनिफिट ले सकता था या जो मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकता था मैंने वो नहीं लिया। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमें तब सही ग्राफ बना के देगा या तब हमें सही वैल्यूज बताएगा या ऑप्शंस बताएगा जब मैं अपनी फुल एफिशिएंसी में काम करूंगा, यानी कि मेरे जितने रिसोर्सेज मुझे मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सकते थे मैं वो अचीव भी करूं। अगर मैं वो अचीव नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ऑब्वियसली वो गलत बनेगा। देन या इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं कि एफिशिएंसी हमारी चेंज हो गई है। मैंने जब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाया था तो मेरे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो ऑब्सोलीट थी, पुरानी टेक्नोलॉजी थी, उसके मुताबिक मैं यही अचीव कर सकता था। ठीक है, जैसे लेट से कि कोई मशीन कोई जमीन है और जमीन के ऊपर हल चलाना है, सो मेरे पास बैल थे। वो बैल के हवाले से मैंने अपनी सारी कैलकुलेशन की और मैंने देखा कि मैं एक दिन में इतनी जमीन काश्त कर सकता हूँ, सो मैंने उसके मुताबिक अपना पीपीएफ या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बना लिया। लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ट्रैक्टर आ गया। तो अब क्या होगा, ट्रैक्टर आने से मेरी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। पहले अगर मैं लेट से 10 एकड़ पे काम कर सकता था, मैं 20 एकड़ पे काम कर सकता हूँ। सो मेरी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो गई। तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए, मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। यानी कि जो पॉइंट, जो वाई पॉइंट था, याद करें, जो मैंने आपको पहले बताया था वो अचीव नहीं हो सकता, अब वो अचीव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रिसोर्सेज सेम है लेकिन एफिशिएंसी बढ़ गई है। जो मेरी वर्कबिलिटी थी या जो ऑपरेशंस थे या जो काम मैं कर रहा था उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। सो अगर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है तो मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इसी की एग्जांपल ले लें जो मैंने आपको ट्रैक्टर की बताई। लेट से कोई अपग्रेडेड ट्रैक्टर आ गया, या कैलकुलेशन की बात करें, पहले कैलकुलेशन मैनुअल होती थी, फिर कैलकुलेटर आ गए, अब लैपटॉप्स मौजूद हैं और भी नई टेक्नोलॉजीज आती चली जा रही हैं। So, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, उससे मेरी अप्रोच बेहतर हो जाएगी, मैं कम टाइम में ज्यादा काम कर सकता हूँ। सो इस हवाले से भी मेरी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मतलब लेट से कि एक दिन के अंदर एक मैं मशीन यूज करता था और उससे 10 चीजें बनाता था। अब मशीन अपग्रेड हो गई, बेहतर हो गई, वो बहुत सा काम मैनुअल से ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया, अब मैं 15 चीजें बना सकता हूँ। तो क्या होगा, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व चेंज हो जाएगा। एंड लास्टली, अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज एंड इनएफिशिएंसीज। कि अगर मेरे अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि मेरे पास रिसोर्सेज थे मैंने कहीं लगाए नहीं,
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपके पास 5,000 रुपए है, तो आप ऑप्शंस बनाए। आपने क्या किया, आपने उसमें से 1,000 रुपया सेविंग में डाल दिया, तो आपने ऑप्शंस बनाए ही 4,000 रुपए में से। तो ऐसी सूरत में आप मैक्सिमम प्रोडक्शन का जो आपको ग्राफ बनाएंगे या जो आप कर्व बनाएंगे वो सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने रिसोर्सेज जो थे वो आपने उनको अनएम्प्लॉयड रखा, उनको लगाया ही नहीं कहीं पे। और इसी तरह एफिशिएंसी के बिल्कुल ऑपोजिट है इनएफिशिएंसी, के आपने काम को ठीक से नहीं किया। आप काम को एक दिन में 10 चीजें बना सकते थे, आपने 8 चीजें बनाई। आपने टाइम वेस्ट किया, आपने रिसोर्सेज वेस्ट किए। जब रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड रहेंगे, जब इनएफिशिएंसीज रहेंगी, तो भी आप मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव नहीं कर सकते। हमें ये 5 चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी कि ये सारी परफेक्ट हो रही हैं। क्या क्या? कि रिसोर्सेज ट्रांसफर हो सकते हैं, हम एज्यूम करेंगे हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर हम एक चीज को अचीव करेंगे दूसरी चीज सेक्रीफाइस होगी। एफिशिएंसी का मतलब कि आप अपने तरफ से बेहतरीन कर रहे हैं। बेहतरीन करने का मतलब आप अपने टाइम को ठीक यूटिलाइज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को ठीक यूटिलाइज कर रहे हैं, जो चीज मैक्सिमम जहां पे हो सकती थी आप अपनी तरफ से फुल एफिशिएंट है। इसी तरह लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी फुल एफिशिएंट है, आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तभी आप ठीक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर तक पहुंच सकते हैं। लास्टली, देयर आर नो अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज एंड नो इनएफिशिएंसीज। आप जितने भी रिसोर्सेज थे आपने डिप्लॉय किए हुए हैं, लगाए हुए हैं, और कोई एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी में कन्वर्ट नहीं हो रही, बल्कि जो जैसे होना चाहिए था वैसे ही था। अगर ये सारी एजम्पशंस ठीक होंगी तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी ठीक बनेगा, जिसका मतलब है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपको बताएगा कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के, अपनी लिमिटेड टेक्नोलॉजी जो आपके पास अवेलेबल है उसमें रह के आप कितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये अपॉर्चुनिटी कोस्ट का बता दें दोबारा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि आप एक चीज को ऑप्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीजें मिस भी करना पड़ेंगी, मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ेंगे। जैसे आपने लेट से एफएससी की थी, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन थे? आप बीबीए भी कर सकते थे, आप बीए भी कर सकते थे, आप बीकॉम भी कर सकते थे, आप लेट से बीएससी केमिस्ट्री भी कर सकते थे या मैथ्स भी कर सकते थे। आपने बीबीए को चूज कर लिया, तो आपके बाकी जो सारे ऑप्शंस जो आपने फोरगो कर दिए, जो आपने छोड़ दिए, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मेरे पास जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि मैं गोल्ड खरीद लूं, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं बैंक में पैसे रखवा के उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट ले लूं। मैंने गोल्ड खरीद लिया, तो मैंने सेक्रीफाइस क्या किया? बैंक का ऑप्शन। तो बैंक से जो मुझे पैसे मिल सकते थे जो कि अब नहीं मिलेंगे, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकली आपको ये बताती है, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कॉन्सेप्ट है आपको ये बताता है कि आपने सिर्फ जो गेन किया है, सिर्फ वही असल हकीकत नहीं है, बल्कि आपने एक ऑप्शन को मिस भी किया है। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए थे, आप एक इन्वेस्टर हैं, आप लेट से प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सो आपके पास दो घर थे, हाउस ए, हाउस बी। हाउस ए और हाउस बी की प्राइसेस सेम थी, लेट से दोनों की प्राइसेस 10 lakhs थी। सो 10 lakh वॉज ऑफ हाउस ए एंड हाउस बी 10 lakh। आपने आपको लगा कि हाउस ए जो है मुझे फ्यूचर में ज्यादा पैसे देगा जब मैं इसको बेचूंगा, तो आपने हाउस ए को चूज कर लिया। अब हाउस ए को चूज किया तो इसका मतलब है आपके पास जो 10 लाख रुपए थे आपने हाउस ए पे लगा दिए, तो जो चीज आपने छोड़ दी दैट वाज हाउस बी। यहां तक अब आपने याद रखना। अब 5 साल बाद जब आप घर बेचते हैं, तो हाउस ए आपका बिकता है 12 लाख रुपए का। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? आपको प्रॉफिट हो रहा है कि आपने 10 लाख का खरीदा था और आपने 12 लाख रुपए का 5 साल के बाद बेच दिया। सो 2 लाख विल बी योर प्रॉफिट। लेकिन फिर आप कंपेयर करते हैं कि हाउस बी अगर मैंने 10 लाख का लिया होता, तो आज उसकी मार्केट प्राइस लेट से 15 लाख रुपए है। तो गेन जो आपको 2 लाख रुपए का नजर आ रहा है, एक्चुअली में आपने मिस क्या कर दिया? आपने 2 लाख के पीछे 5 लाख रुपए मिस कर दिए। कि आपने 2 लाख तो गेन कर लिया, लेकिन जो एडिशनल 3 लाख आपको मिल सकता था अगर आपने हाउस बी खरीदा होता।
क्योंकि हाउस बी की जो मार्केट वैल्यू है वो 15 लाख चली गई है और हाउस ए की वैल्यू 12 लाख चली गई है, सो अभी भी 3 लाख का डिफरेंस है। सो दैट 3 लाख इज एक्चुअली योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, सो जो ऑप्शन आप चूज कर लेते हैं वो तो आपको मिल गया, और जो ऑप्शन आप फोरगो कर देते हैं, छोड़ देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके सर। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? Okay, then coming to the last slide of the day, that is productive efficiency. Productive efficiency सिर्फ एक concept है. When production of one good cannot be increased without curtailing production of another good, ठीक है, that concept is called productive efficiency. So हम कहते हैं जी हम productive efficiency पे पहुंच गए हैं। Productive efficiency पे पहुंचने का मतलब क्या है कि जब आप, अगर A, आपके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं, A और B, ए को अचीव, आपने ए के ऊपर कुछ पैसे लगाए, मजीद पैसे लगाए, मजीद पैसे लगाए, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब अगर आपको पॉइंट बी पे पैसे लगाने पड़ रहे हैं तो ए में से पैसे कम करने पड़ेंगे। दैट पॉइंट इज एक्चुअली प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेट से कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं। जी, मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। लेट से यू हैव 10 लाख रुपीज और आप पॉइंट ए के ऊपर 1 लाख रुपए लगाते हैं, तो आप पॉइंट बी के ऊपर अभी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? 10 लाख टोटल है और आपने पॉइंट ए के ऊपर या ए प्रोडक्ट के ऊपर 1 लाख रुपए लगा दिया, तो क्या बी पॉइंट पे आप कुछ लगा सकते हैं अभी पैसे? यस सर, 9 लाख लगा सकते हैं, बिकॉज यस सर, आपके लगा पास, सकते हैं। गुड, क्योंकि आपके पास 9 लाख रुपए पड़े हैं। सो इसका मतलब है अभी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आपने अचीव नहीं की। सो आपने ए पॉइंट पे 1 लाख लगाया, बी पॉइंट पे 1 लाख लगाया, अभी भी पैसे पड़े हैं। आपने मजीद 3 लाख रुपया ए पे लगा दिया, मजीद 2 लाख रुपया बी पे लगा दिया, अभी भी पैसे पड़े हैं। अब एक पॉइंट ऐसा आ गया है कि आपने सारे पैसे या जितने भी आपके पास मौजूद थे ए और बी के ऊपर लगा दिए हैं और अब आपका 10 लाख रुपए पूरा हो गया है। अब अगर आप पॉइंट ए या पॉइंट बी में से किसी एक पे पैसे ज्यादा लगाना चाह रहे हैं तो आपको दूसरे पॉइंट से पैसे निकालने पड़ेंगे। ऐसा पॉइंट जिस पे आपको दोनों ऑप्शंस में से अगर किसी एक ऑप्शन पे लगाना चाह रहे हैं और दूसरे से पैसे निकाल के लगाने पड़े, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि आप अब प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पे पहुंच गए हैं, जितने रिसोर्सेज आपके पास थे आपने वो सारे लगा दिए हुए हैं। अब आपके पास मजीद, यानी कि वो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था ना, अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये उसके ऑपोजिट चीज है कि आपने जो भी आपके पास रिसोर्सेज थे आपने वो एग्जैक्टली सारे एम्प्लॉय कर दिए हुए हैं या लगा दिए हुए हैं, और अब अगर किसी एक पॉइंट पे पैसे ज्यादा लगाने हैं तो आपको दूसरे में से पैसे निकालने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। सो ये अब इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ें। When production of one good cannot be increased without curtailing production of another good, that means कि अगर आपको पॉइंट ए की प्रोडक्शन ज्यादा करनी है और उस पॉइंट ए की प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए आपको बी की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं दैट वी हैव अचीव्ड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। समझ आ गया ये पॉइंट? यस सर। चलें जी, दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ तक आपने नोट्स की रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ ये सारा जो भी हुआ है वो शेयर कर दूंगा, प्लस ये टॉपिक आपकी बुक में भी मौजूद है जो बुक ऑलरेडी आपके साथ शेयर हो चुकी है।